नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की जयंती के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनरल बिपिन रावत के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान उनके साहस, नेतृत्व क्षमता और देश के प्रति समर्पण को याद किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि जनरल बिपिन रावत देशभक्ति, साहस और कर्तव्य निष्ठा के सच्चे प्रतीक थे। उन्होंने भारतीय सेना को मजबूत बनाने और देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और देश के लिए उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने भी जनरल बिपिन रावत के व्यक्तिगत और उनके कार्य को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने सेना में रहते हुए कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाया और देश की सुरक्षा के लिए हमेशा अग्रिम भूमिका निभाई। कार्यक्रम के दौरान उनके जीवन से जुड़े प्रेरणादायक पहलुओं पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनरल बिपिन रावत की जीवन हमें देश सेवा, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति समर्पण की सीख देता है, जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेगी। वहीं उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में अपने क्षेत्र और प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती से उठाने के बाद खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। क्षेत्र में पहुंचते ही समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया और नारे लगाकर उनका उत्साहवर्धन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि विधायक ने विधानसभा में किसानों, युवाओं और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर पूरी मजबूती के साथ उठाया और सरकार के सामने क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावी ढंग से रखा। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भुवन चंद्र कपाड़ी ने खटीमा क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश के किसानों और बेरोजगारों युवाओं की समस्या पर चर्चा की। उन्होंने जनहित से जुड़ी योजनाओं और विकास कार्यों के संबंध में सरकार से जवाब मांगा और कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ हल किया जाना चाहिए। उनके अनुसार जनता का विश्वास और समर्थन ही उन्हें जनहित के लिए लगातार संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। सत्र के दौरान खटीमा क्षेत्र से जुड़े 125 एकड़ कृषि भूमि के विवाद का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया गया। विधायक भुवन चंद्र कपाड़ी ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों की मेहनत से खड़ी फसल को प्रशासन की मौजूदगी में नष्ट कर दिया गया। उन्होंने सदन में ये सवाल उठाया कि आखिर किस आदेश के आधार पर किसानों की फसलों को इस तरह से रौंदा गया और अधिकारियों ने इस मामले में क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई। इस मामले को लेकर खटीमा क्षेत्र में किसानों की महापंचायत और भी आयोजित की गई, जिसमें विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने प्रभावित किसानों को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा और इस मुद्दे को सदन से लेकर सड़क तक उठाया जाएगा। सदन में इस विषय को लेकर तीखी बहस भी देखने को मिली और अब सभी की नजरें इस बात पर है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या जांच करेगी और क्या कदम उठाती है। क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, जिनमें लोग वर्षों से बैठे हुए हैं और भूमिधरी अधिकार के लिए मांग रहे हैं। जब तो हमने बग्गा चौवन को राजस्व गांव की मांग करी। इसके अलावा रघुलिया, बनगवा, मेला घाट, बनमोहलिया, सिसैया, बकुलिया और पचौरिया, नई बस्ती घोड़ाबाग, नई बस्ती श्रीपुर बिछुआ, गिधौर, जो गांव भी जहां लोग वर्षों से बैठे हैं और जमीन उनके नाम पर नहीं है, सरकार से हमने मांग करी कि उन्हें भूमिधरी अधिकार दें। इसके अलावा जो प्रदेश के युवा रोजगार कर रहे हैं, चाहे वो आउटसोर्स से हैं, चाहे वो उपनल से हैं, चाहे वो अतिथि शिक्षक हैं, चाहे वो मनरेगा कर्मचारी हैं, चाहे वो ऊर्जा के कर्मचारी हैं, जो वर्षों से नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं है, किस दिन वो निकाल दिए जाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उस पर जो है कि हमने सरकार से कहा कि एक ठोस जो है रोजगार सुरक्षा नीति बननी चाहिए, जिससे कि जिस व्यक्ति का रोजगार लग गया है उसे सुरक्षित कर लिया जाए। पुलिस ग्रेड पे में जो हमारे पुलिस के सिपाही थे, जिनका ग्रेड पे 2200 से 4400 होना था, 10 साल में जो है कि 2200 20 साल में 4400 होना चाहिए था, उसे 2800 किया। उनके वेतन भत्ते की बात करी कि पुलिस के जो सिपाही है उनका वेतन जो आपका
वर्दी भत्ता है वो भी बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे किसान है, किसान जो परेशान है, किसान की फसल नहीं बिक रही है, किसान को खाद नहीं मिल रही है, किसान को सब्सिडी नहीं मिल रही है और जो है फसल बिकने पर बोनस नहीं मिल रहा है, तो किसानों को मजबूत करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे जय जवान जय किसान के नारे को मजबूत करने के लिए किसानों के लिए कोई ठोस नीति बनाई जाए, इस पर चर्चा करी। इसके अलावा जो आज गैस की किल्लत हो रही है उस पर हमने सरकार से कहा कि जो ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, 7 दिन, सिर्फ 7 दिन हुए हैं और हमारी परेशानी हमारे हिंदुस्तान की किचन तक पहुंच गई है। तो आप समझिए कि अगर युद्ध और बढ़ा तो क्या कितनी स्थिति हमारे देश में खराब होने वाली है। इसलिए हमने सरकार से मांग करी है कि गैस के लिए लोगों को परेशान न होना पड़े, गैस की कालाबाजारी न हो, गैस प्रॉपर सबको मिलती रहे। आज लोग सड़कों पर उतरे हैं, 4 बजे सुबह चले जा रहे हैं और जो है कि दिन भर उन्हें खड़ा कर रहे हैं एजेंसी में, बाद में कह दे रहे हैं गैस नहीं है। तो एक बड़ी विकराल समस्या जो बन गई है, सरकार को इसमें गंभीरता से कदम उठाकर सबको जो है कि इसमें गंभीरता से कदम उठाकर सरकार को गैस मुहैया करनी चाहिए। इसको 310 में इसकी भी चर्चा करी। वहीं अल्मोड़ा जनपद में उत्तराखंड का पारंपरिक लोक पर्व फुलदोई पूरे उत्साह और परंपरागत रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। ये पर्व चैत्र मास की पहली तिथि को मनाया जाता है और इसे वसंत ऋतु के आगमन तथा प्रकृति के नवजीवन का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर सुबह से ही गांव और शहर के मोहल्ले में बच्चों की टोलियां फूलों से सजी थालियां लेकर घर घर पहुंचती है और लोगों के आंगन की दोहरी पर फूल अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करती हैं। फूलदोई पर्व के दौरान बच्चे पारंपरिक लोकगीत गाते हुए घरों की दोहरी पर फूल डालते हैं। फूलदोई, छम्मा दोई, दैनी द्वार भाकर जैसे लोकगीतों की धुन से पूरा वातावरण उत्सवमय हो जाता है। इस पर्व में प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने की भावना जुड़ी हुई है, क्योंकि ये समय पहाड़ों में फूलों के खिलने और नई ऋतु के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। परंपरा के अनुसार बच्चे घर की दोहरी पर फूल डालने के बाद घर के मालिक उन्हें आशीर्वाद देते हैं और बदले में चावल और गुड़ अन्य उपहार भेंट करते हैं। इससे बच्चों में भी उत्साह बना रहता है और लोक परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। अल्मोड़ा में इस पर्व के दौरान गांव और मोहल्लों के बच्चों की टोलियां सुबह से ही घूमती नजर आती हैं। वो हर घर की दोहरी पर फूल अर्पित कर परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे थे। इस लोक पर्व के माध्यम से उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, परंपराएं और प्राकृतिक के प्रति सम्मान की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वहीं मसूरी में हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे पहाड़ों की रानी मसूरी में ठंड का असर एक बार फिर बढ़ गया। मौसम में आई इस ठंडक के कारण लोगों को फिर से गर्म कपड़े पहनने पड़े। मार्च के महीने में हुई इस बारिश ने शहर के वातावरण को ठंडा और ताजा बना दिया है, जिससे पूरे इलाके में सर्द हवाओं का एहसास होने लगा है। इस बारिश से जहां आम लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है, वहीं किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। क्षेत्र के काश्तकारों का कहना है कि लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान होने की आशंका बढ़ रही थी। ऐसे समय पर ये बारिश फसलों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है और इससे उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम में आए इस बदलाव का असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ने की संभावना है। मसूरी अपने सुहाने मौसम और प्राकृतिक सुंदरता के कारण देश विदेश के पर्यटकों के बीच हमेशा आकर्षण का केंद्र रही है। इन दिनों मैदानी इलाकों में तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ऐसे में ठंडक और सुकून भरे मौसम का आनंद लेने के लिए पहाड़ों का रुख कर सकते हैं। पर्यटन से जुड़े व्यवसायों का मानना है कि मौसम में आई इस ताजगी और ठंड के आने वाले दिनों में पर्यटन गतिविधियों में तेजी आ सकती है। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य पर्यटकों से जुड़े कारोबार में रौनक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। खासकर वीकेंड पर छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटकों के मसूरी पहुंचने की उम्मीद की जा रही है, जिससे स्थानीय पर्यटक उद्योगों को फायदा मिल सकता है। वहीं मसूरी में गूंज संस्था की ओर से श्री राधा कृष्ण मंदिर में सभागार मातृशक्ति सम्मान समारोह आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों के उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सम्मानित अतिथियों और प्रतिभागियों को शॉल, गुलदस्ता और प्रशस्ति पत्र भेंट कर उन्हें योगदान की सराहना की गई। समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग
सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिलाओं के योगदान को सम्मान देना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना बताया गया। इस अवसर पर गूंज संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने भी सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। संस्था की ओर से किए जा रहे सामाजिक कार्यों की जानकारी दी। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत भी कार्यक्रम में शामिल हुए और सम्मानित की गई महिलाओं के कार्य की सराहना करते हुए उन्होंने समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान हरक सिंह रावत ने प्रदेश की वर्तमान सरकार और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र को निराशाजनक बताते हुए कहा कि राज्य का बड़ा हिस्सा बजट का गैर योजना मद में खर्च हो रहा है, जिससे विकास कार्यों के लिए सीमित संसाधन बचते हैं। उन्होंने प्रदेश में खनन और भू माफियाओं के बढ़ते प्रभाव पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता रहेगा। और हरक सिंह रावत ने मसूरी क्षेत्र के विकास कार्य को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि शहर में अब तक तहसील का गठन नहीं हो पाया है और लंबे समय से प्रस्तावित रोपवे परियोजना भी अब तक शुरू नहीं हो सकी है। मसूरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देती है तो वो चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की संभावना है। मंसूरी में महिलाओं को सम्मान करना ये मेरे लिए फक्र का विषय है, मेरे लिए गौरव का विषय है, क्योंकि यहाँ की 2 महिलाओं ने उत्तराखंड राज्य की नींव डाली है। अगर आज ये राज्य मिला है तो हंसा धनाई बेलवंती चौहान के बलिदान के बलबूते पे राज्य हमको मिला है। तो इसलिए आज हम गौरवान्वित हैं कि आज इस मंसूरी की धरती पर हमने आज महिलाओं को सम्मान किया। बजट सत्र बहुत निराशाजनक था। 5 दिन में आप देखिए, एक दिन तो राज्यपाल का भाषण हो गया, एक दिन तो उसी में निकल गया, तो केवल 4 दिन विधानसभा चली है। तो 4 दिन में आप बताइए कि इतने विभाग होते हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए थी। कम से कम 1 महीने से अधिक विधानसभा सत्र चलना चाहिए। यूपी में कम से कम 2 महीने विधानसभा सत्र चलता था, क्योंकि बीच में कुछ छुट्टियां भी होती थी। गैरसैंण के नाम पर उत्तराखंड की जनता को ठगा जा रहा है, वहां जल्दबाजी में सत्र आयोजित किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, और जिस तरह सरकार के मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, चाहे सदन के हो चाहे सदन के बाहर, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे विधानसभा को कह दिया कि ये तो हम इसको शादी के लिए, अब एक संवैधानिक भवन है, उस भवन को आप इस तरह के बोलना भी मैं सोचता हूं पाप है। जय एक मंत्री जय किसी को कुपोषित कह दे रहा है। अब ये दुर्भाग्य है कि हमारे मंत्रियों को क्या हो गया, हमारी सरकार को क्या हो गया। कांग्रेस आज उत्तराखंड की आवाज है, विपक्ष की आवाज है। अगर हम आज लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। आज इतनी हमारी बेटियों के साथ जगह जगह बलात्कार हो रहा है, बहनों के साथ हत्याएं हो रही हैं। आज ये दुर्भाग्य है कि देहरादून में इतनी हत्याएं कभी नहीं हुई थी, देहरादून में इतना नुकसान कभी नहीं हुआ था। मंसूरी में वहीं मार्च महीने में कुछ दिन पहले तक जहां तापमान में बढ़ोतरी के कारण हल्की फुल्की गर्माहट महसूस की जा रही थी, वहीं अब अचानक मौसम के बदलते मिजाज ने एक बार फिर ठंड की वापसी करा दी है। मौसम में आए इस बदलाव के कारण पर्वतीय क्षेत्र में ठंडा का असर बढ़ गया है और लोगों को फिर से सर्द मौसम का सामना करना पड़ रहा है। गंगोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव हरसील और मुखवा गांव सहित आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर सफेद चादर सी बिछ गई है, जिससे पूरा क्षेत्र एक बार फिर से मनमोहक दृश्य में बदल गया है। बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों में भी उत्साह देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर निचले इलाकों में मौसम ने गिरावट लेते हुए बारिश का दौर शुरू कर दिया है।
बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाओं ने लोगों को एक बार फिर से ठंड का एहसास करा दिया है। हालांकि लंबे समय से बारिश ना होने के कारण सूखे जैसे हालात बताए जा रहे थे। ऐसे में बारिश से लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है और किसानों को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का यही रुख बनने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में रुक कर बारिश होने का असर जताई जा रही है। मौसम विभाग के इस बदलाव को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं टिहरी और ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2026 का शुभारंभ समारोह आज बड़े उत्साह के साथ हुआ। इस मौके पर देश विदेश से आए विशेषज्ञों, प्रशिक्षकों और स्वास्थ्य प्रेमियों ने भाग लिया और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। ये देखिए। योग महोत्सव के अवसर पर मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री एवं अन्य विभागों के मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री एवं अन्य विभागों के मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, स्वामी सुनील भगत जी, पद्मश्री भारत भूषण जी, योगिनी उषा माता जी, योगाचार्य जितानंद जी, साध्वी भगवती जी, बसंती बिष्ट जी, पद्मश्री पर्यावरण अनिल जोशी जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद मुनिकृति नीलम बिजनवाल जी, शंभू पासवान जी, मेयर ऋषिकेश श्री बच्चन पोखरियाल जी, अभिषेक श्रीवास्तव जी, टाइम्स ऑफ इंडिया के हमारे प्रतिनिधि विनीता बिष्ट जी, नगर पंचायत अध्यक्ष तपोवन, डॉक्टर एल.एन. जोशी जी, संस्कृत महाविद्यालय, नितिका खंडेलवाल जी, आयुष अग्रवाल जी, प्रतीक जैन एमडी जेएमडीएम, श्री नरेंद्र भंडारी, अपर सचिव उत्तराखंड शासन एवं मेरे सामने बैठे हुए सभी हमारे पूज्य संतगण, हमारे पंडित जोशी जी, विपिन बिहारी जी, अनिता जी, डॉक्टर आनंद मोहन रतूड़ी जी और श्री विनय उनियाल जी और देश दुनिया से यहाँ पधारे आप सभी महानुभावों का मैं आज इस योग महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और सच में मैं आप सबके बीच में आकर मैं स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जहाँ आज अनेक हमारे कलाकारों ने, अनेक उनके दलों ने यहाँ पर बहुत ही शानदार अपनी प्रस्तुति हम सबके समक्ष प्रस्तुत की है। ऐसी प्रस्तुति देने वाले हमारे सभी कलाकार बंधु, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, उन सबका भी अभिनंदन करता हूँ और देश दुनिया से पधारे हमारे सभी योग साधकों का मैं यहाँ पर उत्साह देख रहा हूँ। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष उनके उत्साह में मुझे कई गुना बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और ये योग के प्रति जो आपका समर्पण है और इस समर्पण आपका इस पूरे वातावरण को ऊर्जा से भरने का काम कर रहा है और ऊर्जा भी सामान्य ऊर्जा नहीं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा जो हमको ब्रह्मांड से प्राप्त हो रही है और हम सबके बीच में एक तरह से संचरित हो रही है। गढ़वाल मंडल विकास निगम और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा ये योग महोत्सव पिछले 35 वर्षों से योग की परंपरा को विश्व के कोने कोने तक इस योग को पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आप सबको पता है, मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 7 दिनों तक निरंतर चलने वाला ये योग महोत्सव जिसमें योग, प्राणायाम, ध्यान, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा
और आध्यात्मिक प्रवचनों के विभिन्न सत्रों के साथ साथ रन फॉर योगा, हेरिटेज वॉक तथा अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन जैसे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन इन 7 दिनों में किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी कार्यक्रम प्रतिभागियों को योग के विभिन्न जो आयाम हैं उनसे परिचित कराने के साथ साथ स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली को अपनाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। भाइयों बहनों, योग भारत की प्राचीन और महान आध्यात्मिक परंपरा की अमूल्य धरोहर है। हजारों वर्षों से हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने और योगाचार्यों ने योग के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का जो मार्ग दिखाया था, आज वो पूरी दुनिया के लिए स्वस्थ जीवन, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का आधार बन चुका है। योग मात्र एक व्यायाम नहीं है, जैसे कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि योग एक पीटी है, बल्कि ये समग्र जीवन पद्धति है। आज जब संपूर्ण विश्व तनाव से गुजर रहा है, अवसाद से गुजर रहा है और भौतिक दौड़ भाग से जूझ रहा है, ऐसे में योग के माध्यम से हम अपने शरीर को, अपने मन को तनाव से योग के माध्यम से पूरी तरह से संतुलित कर सकते हैं, पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं। योग के माध्यम से आज न लोग केवल अपने जीवन को स्वस्थ बना रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, बल्कि अपने जीवन की क्वालिटी को भी बढ़ा रहे हैं, उसमें गुणात्मक सुधार भी ला रहे हैं। इसलिए योग को हमें केवल एक अभ्यास तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपनी इसे जीवन शैली का प्रमुख हिस्सा बनाना चाहिए। भाइयों बहनों, योग का शाब्दिक अर्थ है कि जोड़ना, और योग की सबसे बड़ी विशेषता है यही है कि जाति, भाषा, धर्म और भूगोल की सभी सीमाओं को पार करते हुए मानवता को एक सूत्र में पिरोने का काम योग की इस विधा ने किया है। आज योग केवल भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि एक आज वैश्विक आंदोलन बन चुका है, जो पूरी दुनिया को शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा की दिशा में बढ़ा चुका है। आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से अपने युवा साथियों से ये कहना चाहूँगा कि योग का अपने जीवन का, अपने दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाएं और रोज योग को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि आज का युवा विभिन्न क्षेत्रों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अनेक चैलेंज है, अनेक प्रकार के दबाव हैं। ऐसे में निरंतर उसको व्यस्त रहना पड़ता है, तमाम प्रकार के दबावों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में योग उसे तनाव और दबाव से दूर रखने में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि उसको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित और आत्मिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य भी करेंगे। मुझे विश्वास है कि यदि हमारे युवा योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो वो स्वयं स्वस्थ और सफल जीवन जीने के साथ साथ एक सशक्त और सकारात्मक समाज के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। योग के इस महत्व को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा था। उसी का परिणाम है कि आज दुनिया के 180 से भी अधिक देशों में करोड़ों लोग आज योग का अभ्यास कर रहे हैं और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। भाइयों बहनों, हिमालय की गोद में बसा हमारा उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं है, बल्कि योग भूमि भी है। ये भूमि प्राचीन काल से अध्यात्म साधना और योग की समृद्ध परंपराओं का केंद्र रही है। यहाँ की पवित्र नदियाँ, शांत वातावरण, स्वच्छ जलवायु और आध्यात्मिक ऊर्जा योग साधना के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करती हैं। विश्व भर से हजारों लाखों साधक प्रतिवर्ष उत्तराखंड आकर योग और ध्यान का अभ्यास करते हैं। विशेष रूप से ये तपोवन का क्षेत्र, मुनिकृति का क्षेत्र, ऋषिकेश का क्षेत्र, नरेंद्र नगर का क्षेत्र और ये पूरे आसपास का इस क्षेत्र को अगर मैं कहूँ तो ये हमारे लिए
अत्यंत गर्व की बात है कि आज पूरी दुनिया में इस पूरे क्षेत्र को विश्व की योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अब योग पार्ट ऑफ लाइफ नहीं रहा, बल्कि वे ऑफ लाइफ बन चुका है। हमारी राज्य सरकार भी आनंदित